नमस्कार। तो देखिए, हम लोगों ने चर्चा की थी कि सन 1200 से लेकर के और सन 1600 के बीच का जो भारतीय शिक्षा का इतिहास रहा, उसको इस्लामी शिक्षा के नाम से जाना गया, या कि उसे मध्यकालीन शिक्षा के नाम से भी जाना गया। और इसका प्रारंभ कैसे हुआ, हमको थोड़ा सा इस बारे में भी जानने का प्रयास करना ही चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ वैदिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ होता है। उसके बाद में फिर बौद्धकालीन शिक्षा आती है। और एक समय ऐसा था कि जब भारत को सोने की चिड़िया के नाम से भी अभिहित किया जाता था। इसी को सुन करके ही कि भारत एक सोने की चिड़िया है, बाहर के देशवासियों ने, अनेक आक्रांताओं ने, अनेक आक्रमणकारियों ने, अनेक लुटेरों ने हमारे भारत देश पर आक्रमण इस आशय से करना प्रारंभ किया कि अगर भारत सोने की चिड़िया है तो इसका मतलब कि यहां पर अपार धन संपदाएं होंगी और हम लोग उसको लूट करके अपने देश में लाएंगे। अब देखिए, उनका भी अपना एक कल्चर रहा कि जिनका काम ही सिर्फ केवल लूटपाट करना था, चोरी डकैती करना था। कहने का मतलब कि जिनकी रोजी रोटी हिंसक गतिविधियों में ही थी, ऐसे लोगों ने 927 ईस्वी से ही भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। और इन्होंने सन 1200 तक कई आक्रमण किए। मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किया। उसके बाद में फिर आगे चल करके महमूद गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए और उसने अपार धन संपदा लूट करके इस भारत देश की धार्मिकता को अनेक प्रकार से नुकसान पहुंचाया। लेकिन प्रारंभ में इनका उद्देश्य सिर्फ केवल भारत में लूटपाट करना और यहाँ की जो संस्कृति थी उसको नुकसान पहुंचाना, ये इनका उद्देश्य रहा। लेकिन आगे चल करके जब सन 1191 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, तो चूंकि वो सबसे पहले अपने आक्रमण में तराइन के प्रथम युद्ध में जब वो सफल नहीं हुआ पृथ्वीराज चौहान से, तो उसने पुनः 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा और उसमें सफल हो गया। और जहां से मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है, वहीं से ही अपने भारत देश में इस्लामी शिक्षा व्यवस्था का प्रारंभ भी माना गया है। ऐसा है कि चूंकि जो है 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया था और उसके उपरांत उसने फिर इस भारतवर्ष में इस्लामी साम्राज्य की जड़ें स्थापित की थी। तो उसी समय से भारत में इस्लामी शिक्षा का भी प्रारंभ होता है और फिर वो लगभग 400 वर्षों तक विद्यमान था। तुम लोग ऐसा जानते हैं कि मोहम्मद गोरी ने कुछ वर्षों तक यहाँ की शासन सत्ता की देखरेख के बाद अपने देश को वापस चला गया था, लेकिन उसने अपने गुलाम को
यहाँ की जागीर अर्थात यहाँ का साम्राज्य सौंप दिया था। और उसके बाद में फिर अनेक आक्रांताओं ने इस भारतवर्ष पर कई वर्षों तक अपना शासन या कि अपना साम्राज्य स्थापित किया। और ऐसा प्रत्येक कालखंड में भी होता रहा है कि जिस देश की जैसी शासन व्यवस्था होती है, जिस देश की जैसी नीति होती है, वहां पर उसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था भी होती है। हम लोग आज के समय में जिस कालखंड में जीवन जी रहे हैं, अगर इसको ही देखें तो हम ऐसा पाते हैं कि कुछ सरकारें आती हैं तो उनका एक उद्देश्य होता है कि नकल विहीन शिक्षा हो, शिक्षा में कुछ गुणवत्ता आए, और भी विशेष करके अपने उत्तर प्रदेश की शिक्षा तो अन्य राज्यों की शिक्षा व्यवस्था से निम्न दृष्टि से ही देखी जाती है। इसके कुछ कारण भी हैं। यहाँ की जो कुछ सरकारें रहीं, उनका उद्देश्य सिर्फ केवल शासन करना रहा, ना कि राज्य को आगे बढ़ाना, यहाँ के नागरिकों को आगे बढ़ाना, यहाँ के नागरिकों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना। ऐसा इनका उद्देश्य नहीं रहा। आप सबने देखा होगा कुछ सरकारें ऐसी आती हैं कि जो नकल को और अधिक बढ़ावा देती हैं, नकल को कम करने की बजाय वो नकल को और अधिक बढ़ावा देती हैं। तो इस तरीके से हम सब ने ऐसा देखा है कि जिस देश की जैसी शासन व्यवस्था होती है, उस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी उसी प्रकार की हुआ करती है। तो इस तरीके से जब हमारे यहाँ इस्लामी साम्राज्य स्थापित हुआ तो अब उन्होंने अपने हिसाब से, अपने आदर्शों के अनुसार शिक्षा देने का भी कार्य प्रारंभ किया। अब तक जो शिक्षा हमें बौद्ध मठों और विहारों में दी जाती थी, जो कि हमें पाली भाषा से दी जाती थी, जो कि हमें प्रायः बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा दी जाती थी, अब उसकी रूपरेखा पूर्णतया परिवर्तित हो गई और शिक्षा देने का कार्य अब मौलवी के द्वारा संपन्न होने लगा। इसके साथ साथ शिक्षा की जो भाषा हुई वो अरबी, फारसी और उर्दू। चूंकि इस्लामी आक्रांताओं की संस्कृति में वही भाषा रही, इसलिए हमारे भारत देश में भी उसी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने का कार्य किया जाने लगा। इसके साथ साथ जो शिक्षा देने का कार्य करने वाले संस्थान थे, अब वो बदल करके मकतब और मदरसे हो गए। आप सबको ये भी जानना आवश्यक है कि मकतब किसे कहते हैं और मदरसा किसे कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, कुतुब, और इस कुतुब का हिंदी में अर्थ होता है उसने लिखा। इस तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि वह स्थान जहां पर बालक को लिखना सिखाया जाता है, वही स्थान मकतब होता है। अतः हम ऐसा भी जानते हैं कि बालक को सबसे पहले लिखना, उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वहीं पर ही उसको बताया जाता है। इस तरीके से ये जो मकतब होते थे, ये हमारे प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते थे। आपसे अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा कि प्राथमिक शिक्षा के केंद्र, तो आप बताएंगे कि इस्लामी शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के केंद्र मकतब होते थे। इसके अतिरिक्त अगर हम जब बात करें मदरसे की, तो यह शब्द अर्थात मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से बना हुआ है, और इस दरस शब्द का हिंदी में अर्थ होता है भाषण देना। अर्थात वह स्थान जहां पर कि भाषण के द्वारा अर्थात व्याख्यान के माध्यम से पढ़ना लिखना होता था, उसी को मदरसा कहा गया। कहने का तात्पर्य है कि मदरसा उस समय पर
उच्च शिक्षा के संस्थान थे और मकतब प्राथमिक शिक्षा के संस्थान होते थे। और ये मकतब और मदरसे प्रायः किसी न किसी मस्जिद के आसपास ही होते थे, क्योंकि ये सब भी धर्म से ही अनुप्राणित थे। ये इस्लामी धर्म से ही पूर्णतया एक तरीके से जीवंत थे। तो हम लोगों ने ऐसा देखा कि जो भाषा थी अब वो भी पहले की तरीके से ना रह करके बल्कि परिवर्तित हो गई। शिक्षा देने के जो संस्थान थे वो भी पूर्णतः बदल गए। अब ये बदल क्यों गए? क्योंकि इस्लामी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो भी प्राचीन शिक्षा से सर्वथा विलग हैं, भिन्न हैं। आइए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इस्लामी शिक्षा यानी कि मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है। आप सबसे ऐसा पूछा जाएगा कि इस्लामी शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बताइए। तो देखिए, इस्लामी शिक्षा के उद्देश्य का पहला पॉइंट है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। देखिए, इस्लामी संस्कृत की अपनी एक बहुत बड़ी विशेषता रही है कि वो अपने धर्म का शब्द से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहता है और धर्म के नाम पर तो वो मर मिटने को भी तैयार होते हैं। उनको इस तरीके से उसी धर्म से ही अनुप्राणित करते हैं कि वो कभी कभी धर्म की आड़ में ही गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। उनके दिमाग में एक ऐसी बातें पनपती हैं कि जब हम धर्म के लिए काम करेंगे तो हम आगे चल करके मरने के बाद में भी बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो कुछ कुरीतियां हैं वो भी इसमें भी देखी गई हैं, इस शिक्षा व्यवस्था में भी देखी गई हैं। तो इसका जो पहला उद्देश्य रहा वो था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसका जो दूसरा उद्देश्य था वो था इस्लामी संस्कृति का प्रसार करना। आप सब ने ऐसा देखा होगा कि हमारे भारतवर्ष के ही कई लोग ऐसे थे और ऐसे हैं कि जिन्होंने इस्लामी धर्म को अंगीकार किया, स्वीकार किया, क्योंकि उनके सामने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी, उनके सामने कुछ ऐसी बाध्यताएं थी जिसके कारण वो इस तरीके से करने के लिए बाध्य हुए। जैसे कि भी आप जब आज के समय में ही पाकिस्तान में देखें तो जो वहां पर हिंदू धर्म के लोग रहते हैं उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है कि वो इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए एक तरीके से विवश हो जाते हैं, बाध्य होते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने ऐसा देखा कि इस भारत देश के ही बहुत से नागरिकों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। क्यों किया? क्योंकि इस्लामी जो साम्राज्य था उसका मुख्य उद्देश्य ही था अपने धर्म का प्रचार प्रसार। इसी उद्देश्य को लेकर के उन्होंने हमारे भारत देश के कई मंदिरों को तोड़ा और बल्कि उन मंदिरों को सिर्फ तोड़ा ही नहीं बल्कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने वहां पर मस्जिदें भी बनवाई। जैसा कि विवाद अभी आप लोगों ने भी सुना होगा कि ये जो राम जन्मभूमि है, अयोध्या की जो सबसे पावन भूमि मानी जाती है, उसको भी लेकर के इसी तरीके का ही एक विवाद था। अब ये विवाद भी इसी कालखंड की ही देन। तो इसका एक मुख्य ये उद्देश्य ही रहा कि इस्लामी संस्कृत का प्रसार करना, उसके बाद मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना। कुरान में मोहम्मद साहब ने भी ऐसा लिखा है कि अपने बच्चे को दान में धन देने की अपेक्षा हमें उन्हें ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के
कलम की स्याही शहीदों के खून से कहीं ज्यादा पवित्र होती है। इससे बात भी स्पष्ट होती है कि इस कालखंड में भी ज्ञान पर विशेष बल दिया गया, और हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि नाना प्रकार के कवि हुए हैं इस कालखंड में भी, अनेक प्रकार के साहित्यकार और दार्शनिक भी हुए हैं, तमाम चिंतक हुए हैं। इसका मुख्य कारण ये रहा कि जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पर भी व्यापक ध्यान दिया गया। अगली विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो इस्लामी शासन को मजबूत करना या कि मुस्लिम साम्राज्य को मजबूत करना, ये भी इनका एक परम उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। देखिए, इस धर्म में परलोक की कामना नहीं होती है, इसमें परलोक को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है। इसलिए इसमें ऐसा कहा जाता है कि हमें जो कुछ करना है वो हमें इसी जीवन में ही संपन्न कर लेना चाहिए। इसलिए सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति भी इस काल की शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य रहा। इसका अगला उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना। देखिए, चरित्र का निर्माण वैसे हर एक कालखंड की शिक्षा का मूल उद्देश्य रहा। चरित्र से ही शिक्षा की बात प्रारंभ होती है और चरित्र पर ही शिक्षा की बात समाप्त भी होती है। इस तरीके से चरित्र के निर्माण पर भी विशेष बल इस कालखंड में भी दिया गया। इसके अतिरिक्त धार्मिकता का समावेश इस कालखंड का एक उद्देश्य रहा कि शिक्षा व्यवस्था में पूर्णतया धार्मिकता का समावेश किया गया। अब मैं आप सबके साथ में चर्चा करना चाहता हूं कि इस मध्यकालीन शिक्षा की क्या कुछ विशेषताएं रही हैं। तो देखिए, जैसे पूर्व में आप लोगों ने ऐसा पढ़ा कि जो वैदिक काल था उसमें उपनयन संस्कार के द्वारा शिक्षा का प्रारंभ और उसके बाद समावर्तन संस्कार के द्वारा शिक्षा की समाप्ति होती थी। बौद्ध काल में प्रज्ञा संस्कार के द्वारा शिक्षा का प्रारंभ होता था। उसी तरीके से इस्लामी जो शिक्षा व्यवस्था थी इसमें भी कुछ संस्कार होते थे। इसकी पहली विशेषता में है बिस्मिल्लाह संस्कार। देखिए, बिस्मिल्लाह खानी रस्म या कि बिस्मिल्लाह संस्कार के द्वारा बालक की शिक्षा का प्रारंभ होता था। देखिए, एक बालक जब 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन का हो जाता था तब उसका बिस्मिल्लाह संस्कार होता था और इसी दिन से ही उसकी शिक्षा का प्रारंभ हो जाता था। बिस्मिल्लाह संस्कार के समय बालक मौलवी के सामने उपस्थित होता था। मौलवी कुछ कुरान की आयतों को पढ़ता था और उन्हीं कुरान की आयतों की पुनरावृत्ति बालक के द्वारा की जाती थी। अगर बालक कुरान की आयतों को भी नहीं पढ़ पाता था तो वो अगर सिर्फ केवल जब बिस्मिल्लाह ही कह देता था तो भी ऐसा मान लिया जाता था कि यह बिस्मिल्लाह संस्कार के योग्य है। इस तरीके से इसकी पहली विशेषता है बिस्मिल्लाह रस्म या कि बिस्मिल्लाह संस्कार। उसके बाद इसकी दूसरी विशेषता में आती है शिक्षा संस्था, जिसकी चर्चा हमने पहले ही की, मकतब और मदरसे की। इसकी जो तीसरी विशेषता है उसमें है शिक्षण विधि। देखिए, लेखन कला का विकास इसी कालखंड से ही हुआ। सेठे की कलम से लिखने का प्रारंभ हुआ इस कालखंड से। उसके बाद इसकी जो अगली विशेषता है उसमें है गुरु शिष्य के बीच में संबंध। तो गुरु शिष्य के बीच में संबंध तो अच्छे होते थे लेकिन अनुशासन बहुत ही कठोर होता था।
कुछ साहित्यकारों ने, कुछ इतिहासकारों ने, कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने अनुशासन व्यवस्था को लेकर के इस कालखंड के विद्यालयों को कसाई खाना की संज्ञा दी है। चूंकि अनुशासन अत्यंत कठोर होते थे, जैसे कि बालकों को मुर्गा बनाना, कोड़े से मारना, उनको मुर्गा बना करके उनकी पीठ पर ईंट लाद देना, पेड़ की डालों से उल्टा टांग देना। इस तरीके से अनुशासन बहुत ही कठोर होते थे। इसकी अगली विशेषता में परीक्षा की पद्धति। देखिए, परीक्षा का कोई विशेष सिस्टम नहीं था, कोई अपनी एक व्यवस्थित विधा नहीं थी कि उस तरीके से परीक्षा ली जाए, लेकिन फिर भी जो है बालकों को कुछ उपाधियां प्रदान की जाती थी, जिसमें देखिए 3 उपाधियां मुख्य होती थी: आलिम, काबिल और फाजिल। ये 3 उपाधियां होती थी, जिसमें कि साहित्य के छात्रों को काबिल और जो धार्मिक छात्र होते थे उनके लिए आलिम, तथा जो दार्शनिक एवं तर्कशास्त्र से संबंधित छात्र होते थे उनके लिए फाजिल की उपाधि होती थी। इस तरीके से आलिम, काबिल और फाजिल, ये 3 प्रकार की उपाधियां थी। स्त्री शिक्षा का भी प्रचलन था, लेकिन कोई विशेष प्रचलन नहीं था, क्योंकि इस काल में प्रदा प्रथा का अपना एक विशेष महत्व था। प्रदा प्रथा इस्लामी शिक्षा में थी और हमारे भारत देश में आज भी इस प्रदा प्रथा का प्रचलन है। इस तरीके से कोई विशेष शिक्षा तो नहीं थी स्त्रियों के लिए, लेकिन सामान्य शिक्षा की व्यवस्था जो बड़े घराने की स्त्रियां होती थी उनके लिए उनके घर पर ही होती थी। इसके अतिरिक्त कुछ व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था होती थी, जैसे कि अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण हुआ, तीरंदाजी हुआ, घुड़सवारी हुआ, आदि प्रकार की भी शिक्षा व्यवस्थाएं थी। तो ये हमने आज आपके साथ में संक्षेप में इस्लामी शिक्षा, उसके उद्देश्य और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की। थैंक यू।